अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा मौजू जो है वो मार्केट में अवेलेबल दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनके दरमियान मवाजना है, यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम और म्यूचुअल फंड। अच्छा, यही दो ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हमारे यहाँ लोग बाग इन्वेस्टमेंट करते हैं कॉमनली। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करते और उस पे कड़ी नज़र रखते हैं, जैसे कि इसमें रिस्क क्या है, इसमें प्रॉफिट क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है। तो इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे तफसीली गुफ्तगू जो है हमारे मुस्तफ़ा साहब करेंगे। जी मुस्तफ़ा साहब, आप ज़रा हमें मवाजना करके बताएं नेशनल सेविंग स्कीम्स और म्यूचुअल फंड के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आज आपने खालिद साहब ने टॉपिक शुरू किया है कि दोनों में जो नेशनल सेविंग सेंटर की प्रोडक्ट्स और म्यूचुअल फंड्स में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो हम आज आप लोगों को बताएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि एक तो नए इन्वेस्टर हैं और जो ऑलरेडी इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं मगर वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते या उन्हें ये डिफरेंसेस नहीं पता, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हम आपको बताएंगे ताकि आपको ये मालूम हो सके कि इनमें आपको किस प्रोडक्ट में या किस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आपको ज़्यादा बेहतर फायदा होगा, सहूलत हासिल होगी। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, रिस्क पे बात करते हैं। सबसे पहले इसमें दोनों में रिस्क में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आपको इल्म है कि नेशनल सेविंग सेंटर एक गवर्नमेंट का इदारा है, तो इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये गवर्नमेंट गारंटीड इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें आपके पैसे का डूबने का बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं होता, इसलिए कि गवर्नमेंट गारंटीड होती है। अब दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये आपकी बैंकों की सब्सिडीज कंपनीज होती हैं। अब इसमें बड़े बैंक भी शामिल हैं और इसमें छोटे बैंक भी शामिल हैं। तो इसमें आपका कुछ ना कुछ रिस्क जरूर मौजूद होता है कि किसी वक्त अगर ये फंड सही से मैनेज ना हुए और इसमें बड़ा फ्रॉड हो गया या कोई मसले मसाइल इसमें हो गए, ट्रस्टी और ये दोनों अगर आपस में मिल गए तो इसमें आपकी रकम डूबने का कोई ना कोई चांस जरूर हो सकता है। ये गवर्नमेंट गारंटीड नहीं होते, तो इसमें सबसे पहला तो आपका रिस्क यही हो गया। दूसरा रिस्क आपका प्रोडक्ट का है कि इसमें आपकी जो नेशनल सेविंग सेंटर की जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें आपने एक दफा पैसा लगा दिया और आपको इसमें मॉनिटरिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती कि डेली आप इसको देखें या मंथली देखें या ईयरली देखें। एक दफा आपने लगा दिया तो अब आप बैठ जाएं आराम से और इसमें आपको देखने की कोई जरूरत नहीं होती, मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती। और आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। इसमें आपकी चीजें रेट्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। इसमें आपके हाई रिस्क प्रोडक्ट्स भी हैं, लो रिस्क प्रोडक्ट्स भी हैं, मीडियम रिस्क प्रोडक्ट भी हैं। तो आपके रिस्क के हिसाब से आपको अपनी वो मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है इसमें, प्रॉपरली ताकि आप कर सकें, स्विचिंग भी कर सकते हैं और मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकें। तो आपको इसमें मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब मैं तीसरे डिफरेंस की तरफ आता हूं तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम है। जो आप जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो इसमें आपको कितने दिन में आपकी ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है। नेशनल सेविंग सेंटर में अमूमन आपको अगर आप फंड ट्रांसफर कराते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, सेविंग सेंटर का विजिट करते हैं, तो आपको इसमें आपके 2 से 3 दिन लग जाते हैं फंड ट्रांसफर में। वैसे अब डिजिटल इसमें भी शुरू हो गया है मगर अब भी आपको जो बड़ी अमाउंट्स हैं या अगर आप इसमें ट्रांसफर करवाते हैं अमाउंट को तो इसमें आपको थोड़ा सा वक्त लगता है और हैसल इसमें आती है। जबकि दूसरी तरफ आपका जो म्यूचुअल फंड है इसमें आप उसी बैंक में आपका अकाउंट होता है जिसका आप म्यूचुअल फंड ले रहे होते हैं, तो आपका सेम डे में अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है, सेम डे के एंड में आपको इन्वेस्टमेंट हो जाती है और आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो इसमें एक आपका इसकी 2 या 3 दिन का डिले है, उसमें डिले है और है। इसमें फौरन आपको हो जाता है, तो इसमें ये फर्क भी होता है। अच्छा, अब इसमें आपका इसके बाद जो फर्क है वो आपका प्रोडक्ट्स का फर्क है और रेट का फर्क है। इसमें आपको नेशनल सेविंग सेंटर में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी की सारी फिक्स रेट की प्रोडक्ट्स होती हैं कि आप एक दफा जो आपको रेट मिल गया तो जितनी मुद्दत का वो प्रोडक्ट है उतनी मुद्दत तक आपका रेट आपका सेम रहता है। अच्छा, अब इसी तरह म्यूचुअल फंड में है आपका वेरिएबल रेट्स। इसमें
हर वक्त रेट चेंज हो रहे होते हैं। जिस वक्त आपकी डिस्काउंट रेट आपका स्टेट बैंक का बढ़ेगा तो ये रेट बढ़ेंगे, जब इसका रेट गिरेगा तो ये रेट आपके गिरेंगे। तो आपको हमेशा इसके रेटों की मॉनिटरिंग भी करनी पड़ सकती है। उसमें आपका फिक्स्ड होता है, इसमें आपके वेरिएबल रेट्स होती हैं। ऐसे अगर मैं और एक डिफरेंस इसमें आपको बताऊं तो इसमें आपका है इन्वेस्टमेंट पीरियड का। अब आप नेशनल सेविंग सेंटर में जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आप समझ लें कि आप वो एक दिन में भी जो उसका सेविंग अकाउंट है उसमें एक दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम आपकी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो 10 साल की प्रोडक्ट है, तो इससे आगे आप इसमें नहीं जा सकते। अच्छा, अब आप अगर म्यूचुअल फंड में कंपेयर करें इसको तो वहां आप एक दिन से लेके अनलिमिटेड टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कुछ भी हो सकती है और आपका पीरियड भी कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें आप 30-30 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आपको मल्टीपल इफेक्ट उसका मिलता है, तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है। मगर यहाँ पे आपको मैंने जैसे पहले बताया वेरिएबल रेट्स होते हैं, रेट्स गिरेंगे तो यहाँ पे भी रेट गिरेंगे तो उसका इम्पैक्ट आता है। वहां आपकी 10 साल तक की भी जो प्रोडक्ट है तो उसके रेट भी फिक्स हैं। आप एक दफा जो रेट पे इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं तो आपको वही रेट हमेशा 10 साल तक मिलते रहते हैं। अच्छा, इसमें अगर नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बात करूं तो इसमें जो आपकी इस्लामिक प्रोडक्ट्स है नेशनल सेविंग सेंटर में, वो सिर्फ आपकी दो ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, एक सीसा और एक सीटा। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सिर्फ ये दो प्रोडक्ट्स आपकी अवेलेबल है और वो भी आजकल उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं ली जा रही है, वो भी फॉर द टाइम बिंग इन्वेस्टमेंट उसमें स्टॉप हुई भी है। अच्छा, अगर हम म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं तो आपको इसमें तमाम इस्लामिक की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाती हैं, जिसमें आपके गोल्ड फंड में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इस्लामिक इक्विटी फंड में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपके इस्लामिक मनी मार्केट में भी हो सकती है, इस्लामिक इनकम फंड में भी हो सकती है और इस्लामिक जो आपका रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी आपका म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें बहुत बड़ी आसानी है कि इसमें आपके पास इस्लामिक के भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसमें अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक और इसका डिफरेंस बताता चलूं कि आपको यहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट की अवेलेबल हो, इन राइटिंग कोई चीज हो ताकि हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास वो सर्टिफिकेट रख सके, ताकि उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका बरकरार रखे कि ये इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ हुई है। तो वो नेशनल सेविंग सेंटर में तो अवेलेबल है आपको, अब भी उनके वहाँ डीएससी, एसएससी, आरआईसी ये सारे सर्टिफिकेट आपको मैनुअली मिल रहे होते हैं, तो वो अपने पास रखते हैं और उन्हीं के अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो आपको ये तसल्ली होती है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो सर्टिफिकेट्स की बेस में उसकी कंफर्मेशन आपके पास मौजूद है, एक प्रॉपर फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट का। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो आपका म्यूचुअल फंड्स है इसमें ये सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इसमें मेनली आपको एक जो कंफर्मेशन मिल जाती है ईमेल की थ्रू में कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिल रहा होता है। जब आप चाहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो आपको मिल जाता है, जिसमें आपको प्रॉफिट भी नजर आ रहा होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट भी नजर आ रही होती है, मगर यहाँ सर्टिफिकेट नाम की कोई चीज आपके पास नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं डिफरेंस आपको एक और बताऊं तो आपके नेशनल सेविंग सेंटर में जो है वो वेलफेयर के अकाउंट भी हैं कुछ, जैसे उसमें बहबूद अकाउंट है, पेंशनर के लिए भी अकाउंट है और शौदा वेलफेयर बेनिफिट अकाउंट भी मौजूद है, जिसमें आपकी टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स नहीं करता है और ज़कात भी नहीं करती है। तो यहाँ ये एडवांटेज आपको मौजूद है। इसके बनिस्बत अगर आप म्यूचुअल फंड में देखें तो ऐसा कोई एडवांटेज आपको या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं मौजूद है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं एक और डिफरेंस की तरफ चलूं तो आपके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट चार्जेस, जब आप नेशनल सेविंग सेंटर में जाते हैं तो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते वक्त कोई चार्जेस नहीं लगते। आपने जो अमाउंट लगानी होती है उस पर कोई आपकी उसमें रिडक्शन नहीं होती। सिर्फ प्री मैच्योर जब आप एनकैशमेंट कराते हैं उस सर्टिफिकेट को या उस इन्वेस्टमेंट को तो आपके सर्विस चार्जेस कटते हैं। मगर म्यूचुअल फंड में आपकी सूरत इसके बनिस्बत यह है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ्रंट एंड लोड आपके ऊपर लगता है, पहले ही आपके चार्जेस काट लिए जाते हैं जो 1% से लेकर 3% तक होते हैं। इसका मतलब है आपने 1 लाख रुपए लगाए तो आपका या तो 1000 रुपये कट जाएगा या 3000 रुपये कट जाएंगे पहले ही। तो आपको ये सर्विस चार्जेस वहां से प्रीमेच्योर पे लगते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं। और बाज फंड तो आपको जब आप एनकैश करा रहे होते हैं तो उस वक्त भी कुछ चार्जेस लेते हैं और इसके साथ साथ
आपको यहाँ पे मैनेजमेंट फीस भी लग रही होती है। वो भी मैनेजमेंट फीस भी आपकी तकरीबन 1% से 2% तक होती है। तो आपके म्यूचुअल फंड में ये चार्जेस का इम्पैक्ट ज़्यादा है और वहाँ आपका नेशनल सेविंग सेंटर में चार्जेस इस तरह के वहाँ पे नहीं लगती। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट बेनिफिट का तस्करा करूँ तो वो आपका नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो टैक्स का आपका बेनिफिट है कि यहाँ टैक्स में आपको जो नेशनल सेविंग सेंटर में है तो आपका विद होल्डिंग टैक्स जो है हर प्रोडक्ट पे आपका 15% कटता है फाइलर का और नॉन फाइलर का 30% कटता है। वो मैंने आपको पहले तस्कर कर देगा, बहबूद आपका टैक्स फ्री है। मगर अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं तो वहां आपका कैपिटल गेन भी होता है। कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको कैपिटल गेन चार्ज हो रहा होता है और वहां डिविडेंड इनकम भी चार्ज हो रही होती है, तो उस पर आपका टैक्स डिफरेंस होता है। आपका कैपिटल गेन पे 10% आपका फाइलर का है, नॉन फाइलर का 20% है और आपका जो डिविडेंड पर टैक्स है वो वही 15% फाइलर के लिए है और नॉन फाइलर के लिए 30% है। मगर इसमें मैं और आपको एक चीज भी बताता चलूं, यहाँ आपके पास पेंशनर फंड भी अवेलेबल होते हैं म्यूचुअल फंड में, जिन पे कोई टैक्स नहीं होता बल्कि आपको उसमें टैक्स क्रेडिट मिलता है 20% तक का, लेकिन सिर्फ इस प्रोडक्ट पे मिलता है। तो आपका टैक्स बेनिफिट भी आपको 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम आपको मिल जाता है। तो इसमें टैक्सेस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट हासिल है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं आपके प्रॉफिट रेट्स की तरफ जाऊं तो प्रॉफिट रेट जो है नेशनल सेविंग सेंटर के जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो आपके मैक्सिमम जो है, अगर आपके वहाँ सेविंग अकाउंट में देखें तो इस वक्त 20.5% के चल रहे हैं। मगर अगर हम म्यूचुअल फंड से इसको कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो जिनका रिस्क तो हाई है मगर उनका रिटर्न भी हाई है। और वहाँ लो जो रिस्क है उनमें तो प्रॉफिट तकरीबन आपको नेशनल सेविंग सेंटर जैसे ही मिलेंगे या उससे भी थोड़े से कम मिलेंगे। मगर वहाँ अगर आप इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ आपको रिटर्न आपको 50% भी पिछले साल में वहाँ आपको रिटर्न मिला है। ऐसे गोल्ड फंड में जाते हैं तो 2023 में तकरीबन 52% का रिटर्न मिला है। ऐसे ही आप इस्लामिक के म्यूचुअल फंड जो और हैं उसमें अगर आप रीट वगैरह में जाते हैं तो उसमें भी आपको रीट में खैर इतना अच्छा रिटर्न नहीं है मगर वो रिटर्न फ्यूचर में जाके अच्छा हो सकता है। तो यहाँ आपका रिटर्न फिक्स होता है और जो मैक्सिमम आपका ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ वो भी 20.5% सेविंग का है, वो भी वेरिएबल है। जब रेट गिरेगा तो वो सेविंग के रेट तो नेशनल सेविंग सेंटर में भी गिर जाते हैं, बाकी तो वहाँ फिक्स होते हैं। यहाँ आपको मगर रिस्क हाई है म्यूचुअल फंड में मगर इसका रिटर्न भी बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, अब आपको एक और मैं फर्क बताता चलूं कि नेशनल सेविंग सेंटर में आप एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट में नहीं जा सकते, मतलब यहाँ कन्वर्जन की कोई चीज नहीं हो सकती। म्यूचुअल फंड में आपको कन्वर्जन अवेलेबल है, आप किसी वक्त भी इक्विटी मार्केट से इनकम फंड में जा सकते हैं, मनी मार्केट फंड में जा सकते हैं, आप अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें आपको रिटर्न बेहतर लगेगा उसमें आप जा सकते हैं। मगर ये सहूलत आपको नेशनल सेविंग सेंटर में दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको आखिरी जो चीज बताता चलूं, इसमें आपका जो लास्ट है वो है रिडम्पशन या जब आपकी एनकैशमेंट है। तो जैसे ही मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको थोड़ा सा वक्त नेशनल सेविंग सेंटर में लगता है बनाते वक्त भी, ऐसे ही आपको जब आप उसको रिडीम कराएंगे एनकैश कराएंगे तो उसमें आपको 1 से 2 दिन आपको फंड मिलने में लगते हैं। ज़ाहिर है वो आपको स्टेट बैंक का चेक देंगे, अगर आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट में आप कैश में डील नहीं कर रहे हैं अगर, तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। मगर आपके म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन फौरी हो जाती है और फौरन ही पैसे आपके एक दिन में इनकम के जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या आपके मनी मार्केट है उसमें तो आपके एक दिन के अंदर अंदर पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होके आ जाते हैं। यहाँ इक्विटी में भी 1-2 दिन वहाँ पर भी लगते हैं मगर बाकी फंड्स में आप 1-8 दिन में आपको पैसे मिल जाते हैं। तो आपका प्रोसेस आसान होता है, आप इसको डिजिटली भी कर सकते हैं। तो यह आपको तकरीबन एक दिन में पैसे आपको मिल जाते हैं, जो नेशनल सेविंग सेंटर में ज़रा मुश्किल होता है। अब आज मैं आपको लास्ट डिफरेंस बताऊं, वो है आपका कंप्लेंट का मैकेनिज्म। नेशनल सेविंग सेंटर में ये मैकेनिज्म इतना डिफाइन नहीं है। आप उस ब्रांच के मैनेजर तक जा सकते हैं और उससे आगे आपको जनरल लोगों को पता नहीं होता कि इसकी कंप्लेन या कोई इशू है आपको, तो उसको कहाँ डिस्कस किया जाए। मगर म्यूचुअल फंड में आप अगर एक फ़ोन कॉल भी करते हैं तो उसमें आपको कंप्लेन अपनी दर्ज करवाते हैं तो फ़ौरन आपके पास कॉलें आनी शुरू हो जाती हैं, आपके मसले को आपसे डिस्कस किया जाता है, उसकी अपर मैनेजमेंट आपके पास फ़ौरन आपसे रिव्यू करती है, आपके मसले को हल कराती है और अगर आपका मसला हल ना हो तो आप SACP पे तक जाके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। तो आपका यहाँ उस तरह से आपको
मुश्किलात नहीं होंगी जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। तो ज़ाहिर है ये प्राइवेटली हैं, मैनेज हो रहे हैं, तो वो आपको कंप्लेंट सिस्टम इनका बहुत बेहतर है। तो ये मैंने आपको तकरीबन 14 डिफरेंसेस बता दिए हैं जो कि एक इन्वेस्टर को चीज़ें ये देखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट करते वक्त। अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और आपको ये बताते चलें कि आप कि जो भी प्रोडक्ट आप बेहतर समझते हैं इसमें से उसमें इन्वेस्ट करें। आपको हमने खोल के सारे डिफरेंसेस बता दिए हैं। अच्छा, ये मेनली डिपेंड करता है इन्वेस्टर की मेंटेलिटी के ऊपर कि वो अगर लो रिस्क या नो रिस्क में जाना चाहता है तो ज़ाहिर है वो नेशनल सेविंग सेंटर जाएगा, और अगर वो हाई रिस्क लेके अच्छे रिटर्न की तरफ जा सकता है और अपनी आसानी चाहता है इन्वेस्टमेंट करने में, प्रोसेस में, रिडेम्पशन में, कन्वर्जन में, तो वो म्यूचुअल फंड की तरफ जाएगा। तो अब अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं अपने इसी मैसेज के साथ कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करें, और आपको अगर कोई इशू आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, आप उसमें भी हमें मैसेज के थ्रू अपनी चीज़ें जो सवालात हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमें कमेंट्स में भी अपने सवालात जो भी है वो कमेंट्स के ज़रिए भी आप हमें बता सकते हैं, तो हम आपके उसके जवाब भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दे देंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।